मैं जब ये कहानी सुनाती हूँ तो मुझे अपना पुराना आंगन दिखाई देता है। वही नीम का पेड़, वही मिट्टी की गंध और वही घर जिसमें मैं बहू बनकर आई थी। मेरे पति दुबई में काम करते हैं। 6 महीने में एक बार उनका आना होता था। शुरू शुरू में मैं उन्हें हवाई अड्डे तक छोड़ने जाती थी। आंखें भर आती थी पर किसी को दिखाती नहीं थी। वो कहते, सब संभाल लोगी? और मैं मुस्कुराकर कहती, आप निश्चिंत रहिए। मुझे खुद पर भरोसा था, पर यह भरोसा कभी-कभी अकेलेपन में हिल जाता था। घर में सास नहीं थी, बस ससुर और उनकी बूढ़ी माँ। ससुर की एक टांग कई बरस पहले खराब हो चुकी थी। चलने में असहज, चिड़चिड़ापन, दर्द, ये सब उनके स्वभाव में जैसे घर कर चुके थे। दादी शांत थीं, पर उम्र उन्हें थकाती थी। मैं रोज सुबह उठकर पूजा करती, चूल्हा जलाती, दाल चावल चढ़ाती और दिन की शुरुआत ससुर की दवाइयों से होती। मैं उन्हें समय पर दवा देती, पट्टी बदलती, पैर के लिए गर्म पानी रखती और दादी की मालिश नहीं, बस तेल लगाकर उनके घुटनों पर कपड़ा बांध देती ताकि ठंड ना लगे। यही मेरा संसार था। गलतफहमी धीरे धीरे पैदा हुई, किसी एक घटना से नहीं, बल्कि ढेरों छोटी छोटी बातों से। ससुर का स्वभाव सख्त था। कभी कभी वो बिना सोचे बोल देते। जैसे एक दिन उन्होंने कहा, आज तो मैं यहाँ देर हो गई, घर जैसे सूना पड़ गया था। उनकी बात में अपनापन था, पर मेरे मन ने उसे गलत अर्थ में पकड़ लिया, जैसे मेरी अनुपस्थिति से उन्हें कुछ और ही खल रहा हो। एक और दिन बोले, तुम्हारे हाथ के खाने में वो बात है जो पुराने समय की याद दिला देती है। ये तो तारीफ थी, पर मेरे मन ने वैसे ही उसे भी उल्टा पढ़ लिया, जैसे उनके शब्दों में कोई और उपपाठ छिपा हो। सच तो ये था कि मैं बहुत अकेली थी, और अकेलापन अक्सर शब्दों से पहले डर पैदा करता है। कुछ सप्ताह बाद एक रिश्तेदार आईं। उन्होंने मजाक मजाक में कह दिया, बेटी, बूढ़े लोग कभी कभी सीधे नहीं बोल पाते, पर दिल से तुम्हें चाहते हैं। मैं ये सुनकर चुप हो गई, पर मन के किसी कोने में एक तीर सा लगा। मैंने उस वाक्य का अर्थ अपनी तरह से निकाल लिया। उसी रात मैं बहुत रोई। मैंने किसी से कहा नहीं, पर मेरे भीतर एक दीवार खड़ी होने लगी। अब हर बात मुझे अजीब लगने लगी। अगर ससुर पूछते, आज चेहरा क्यों उतरा है, तो मुझे लगता जैसे वो मेरा हाल नहीं, मेरी उपस्थिति पर सवाल उठा रहे हों। अगर कहते, आज तुम थकी लग रही हो, तो मन में ये भी आता कि वे मेरी मजबूरी नहीं, शायद मेरी सीमाएं ना समझ रहे हों। सच ये था कि मेरे अपने डर, मेरे अपने भ्रम शब्दों पर पर्दे की तरह लटकने लगे थे। दूसरी ओर ससुर का दर्द बढ़ता जा रहा था। रातें उनकी कराहों में कटती। मैं चाहकर भी दिल में बैठी गांठ खोल ना पाती। मैं दूरियां बढ़ा रही थी, और वो इसे मेरी थकान समझते थे। कभी कभी झुंझला जाते, चिड़चिड़ी बात कहते, और मैं और सहम जाती। हमारे बीच एक अनकही खाई बन गई। इसी बीच मेरे पति ने फोन किया। उनकी आवाज में थकान थी, पर अपनापन भी। उन्होंने पूछा, सब ठीक है? मैं चाहती तो कह सकती थी कि मेरा मन घुल रहा है, पर बोल पड़ी, सब ठीक। मैंने उनसे ससुर के ऑपरेशन की बात छेड़ी। डॉक्टर ने यहाँ कहा था कि बेहतर इलाज बाहर हो सकता है। मेरे पति ने सोचा, पैसों का हिसाब लगाया और कहा, अगर जरूरत है हम कराएंगे। उस पल मेरे भीतर एक उजाला फूटा। मैं अपने डर से ऊपर उठकर किसी का भला करना चाहती थी। एक रात ससुर की हालत बहुत बिगड़ गई। दर्द असहनीय था। मैंने एम्बुलेंस बुलाई। अस्पताल की सफेद ट्यूबलाइट में मैंने पहली बार उन्हें इतना असहाय देखा। उनकी आंखों में पानी था, पर वे किसी से नजर नहीं मिला रहे थे। डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन जरूरी है और जल्दी से जल्दी किसी बड़े अस्पताल ले जाना होगा। उसी रात मैंने पति को फोन किया। इस बार सब ठीक नहीं कहा। मैंने सच्चाई बताई, टूटे शब्दों में, कांपती आवाज में। अगले सप्ताह हम दुबई के लिए उड़ रहे थे। मेरे ससुर को स्ट्रेचर पर विमान में ले जाया गया। मैं खिड़की से आसमान देख रही थी, जैसे बादल नहीं, मेरे मन के भ्रम उड़ रहे हों। मुझे लगा, अगर कुछ गलत है तो इस यात्रा में सब साफ हो जाएगा। दुबई के अस्पताल में जांच हुई। डॉक्टरों ने बड़े धैर्य से समझाया,
ऑपरेशन की तारीख तय हुई। उन दिनों मैं अस्पताल के कॉरिडोर में बैठी रहती, कभी पति के साथ फाइलें बनवाती, कभी दादी को फोन पर भरोसा देती। एक शाम ससुर ने मुझे पास बुलाया। उनकी आवाज में कमजोरी थी, पर एक दृढ़ता भी। उन्होंने कहा, बेटी, अगर तुम परेशान हो तो बताओ। मैंने पहली बार उनके मुंह से बेटी सुना। मेरे भीतर की दीवार कांप गई। मैं फिर भी चुप रही। उन्होंने धीरे कहा, कभी कभी मैं सख्त बोल जाता हूँ। आखिर डॉक्टर बाहर आए और बोले, ऑपरेशन सफल रहा है। मैं पहली बार खुलकर रोई। राहत के आंसू थे। कुछ दिनों बाद जब ससुर को होश आया, उनकी आंखों में शांति थी। उन्होंने मेरा हाथ थामा और बहुत धीमे बोले, तुमने मुझे अपना समझकर यहाँ लाया। ये किसी बेटी से कम नहीं। उस क्षण मेरे भीतर जमी सारी बर्फ पिघल गई। मैं रो पड़ी। मैंने कहा, बाबूजी, मुझसे गलतफहमी हो गई थी। मैंने आपके शब्दों को अपने डर की आंखों से पढ़ा। मैं ये पूरी बात विस्तार से ना कह पाई, पर उन्होंने मेरी आंखों की भाषा पढ़ ली। उन्होंने कहा, डर कभी कभी रिश्तों से बड़ा हो जाता है, पर सच डर से भी बड़ा होता है। धीरे धीरे ससुर चलने लगे। फिजियोथेरेपी हुई। हम अस्पताल की छत पर बैठकर शहर की रोशनी देखते। पति कहते, देखो, इलाज से नहीं, दुआ से भी असर होता है। मैं मुस्कुरा देती। दादी की आवाज फोन में मुझे ताकत देती। एक दिन जब हम घर लौटने की तैयारी कर रहे थे, ससुर ने सबके सामने मुझे गले लगाया। बोले, बहू नहीं, मेरी बेटी हो तुम। तुमने न केवल मेरी टांग, मेरा मन भी ठीक किया है। मेरे पति की आंखों में पानी था। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने सिर झुकाकर कहा, बाबूजी, आज से कोई गलतफहमी हमारे बीच नहीं रहेगी। हम जब अपने घर लौटे तो नीम का पेड़ पहले से ज्यादा हरा दिखा। दादी ने मेरे माथे पर हाथ रखा। उन्होंने कहा, रिश्ते टूटते नहीं, उलझते हैं, सुलझाने वाला चाहिए। मैंने उनके पैरों को छुआ और मन ही मन वादा किया, अब मैं डर की नहीं, सच की सुनूंगी। आज मेरे पति दुबई में फिर काम करते हैं, पर हमारे दिलों के बीच दूरी नहीं है। ससुर सुबह टहलने जाते हैं। मैं उनके लिए चाय बनाती हूँ। वो मुस्कुराकर कहते हैं, आज तुम्हारे हाथ की चाय कमाल है। अब मैं मुस्कुरा देती हूँ, किसी भ्रम के बिना। ये मेरी कहानी है, जहाँ गलतफहमी ने एक बेटी को डरा दिया था, पर सच ने उसे बेटी बना दिया। और आज मेरे घर में शांति की सबसे मीठी खुशबू है। तो दोस्तों, ये थी मेरी एक छोटी सी कहानी। उम्मीद करती हूँ कि आपको जरूर पसंद आई होगी। जल्द मिलती हूँ किसी और कहानी के साथ, और भी रोमांटिक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।